नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे भूचाल की बात करने जा रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उन आइडियाज़ की कहानी है जिनसे आज हम जिसे आज़ादी कहते हैं उसका जन्म हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक देश का अंदरूनी संकट पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की वजह बन गया। चलिए इस जबरदस्त कहानी में उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बड़े धमाके को समझने के लिए पहले उस बारूद के ढेर को समझना पड़ता है जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के हालात कैसे थे, जो एक क्रांति के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। तो उस वक्त का फ्रांसीसी समाज आप देख सकते हैं 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले 2 एस्टेट्स में थे पादरी और राजघराने के लोग। ये आबादी का सिर्फ 2% थे, लेकिन सारी जमीन, सारी ताकत और सारे अधिकार इनके पास थे। और सबसे बड़ी बात, ये कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा का सारा बोझ था तीसरे एस्टेट पर, जिसमें देश की बाकी 98% आबादी थी। किसान, मजदूर, व्यापारी, हर कोई। सोच कर देखिए, 98% लोग मिलकर 2% लोगों की ऐशो आराम का खर्चा उठा रहे थे। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता था। तो इस गुस्से के बीज कई वजहों से बोए जा रहे थे। एक तरफ राजा लुई 16वें का तानाशाही राज था, तो दूसरी तरफ देश का खजाना खाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि महंगी लड़ाइयां लड़ी गईं और शाही परिवार की फिजूल खर्ची का तो कोई हिसाब ही नहीं था। इसका असर किस पर पड़ा? आम जनता पर, जो पहले से ही बाहरी टैक्स के नीचे दबी हुई थी। ऊपर से रोटी के दाम आसमान छू रहे थे। और इसी माहौल में जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों के आज़ादी और बराबरी के नए नए आइडियाज फैल रहे थे, जो लोगों को सिखा रहे थे कि सवाल पूछो। और फिर जो गुस्सा इतने सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां आम लोगों ने तय कर लिया कि अब बस बहुत हुआ, सत्ता अब हमारे हाथों में होगी। 1789 का साल तो जैसे घटनाओं का एक तूफान लेकर आया। मई में राजा ने बैठक बुलाई, लेकिन बात बनी नहीं। जून में तीसरे एस्टेट के लोगों ने पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर कसम खाई कि वो देश को एक नया संविधान दिए बिना यहां से नहीं हटेंगे। फिर आई 14 जुलाई की तारीख, जब गुस्साई भीड़ ने राजा की क्रूरता के प्रतीक बैस्टिल के किले पर ही धावा बोल दिया। ये राजा को सीधी चुनौती थी। और अगस्त आते आते हजारों साल पुरानी सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका गया। हर एक कदम क्रांति की आग को और तेज कर रहा था। इसी उथल-पुथल के बीच से निकला क्रांति का सबसे जरूरी दस्तावेज, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये आप समझिए, सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, ये एक नए समाज का ब्लूप्रिंट था, जिसकी नींव थी आज़ादी, बराबरी और ये विचार कि असली ताकत जनता में है। जरा इसकी पहली लाइन सुनिए। इंसान पैदा होने से ही आज़ाद हैं और अधिकारों में हमेशा बराबर रहेंगे। आज ये लाइन हमें बहुत नॉर्मल लग सकती है ना? लेकिन उस दुनिया में जहां आपकी पूरी जिंदगी इस बात पर तय होती थी कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, ये एक धमाका था। ये वाक्य हजारों साल पुराने सिस्टम को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। लेकिन क्रांति का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। जो एकता शुरुआत में दिख रही थी, वो बहुत जल्दी बिखरने लगी और क्रांति एक ऐसे अंधेरे और हिंसक दौर में घुस गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो क्रांति 2 हिस्सों में बट गई। पहला दौर था उदारवादी, जहां कोशिश थी कि राजा को पूरी तरह हटाए बिना उसकी शक्तियों को कम कर दिया जाए। लेकिन जल्द ही दूसरा कट्टरपंथी दौर शुरू हो गया। अब सत्ता जैकोबिन्स जैसे गरम दल के लोगों के हाथ में थी, जिनका लीडर था रोबेस्पियर। उनका मकसद साफ था, राजशाही को जड़ से खत्म करना। सारी ताकत कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी नाम की एक छोटी सी संस्था के हाथ में आ गई। अब सुधार की नहीं, बल्कि सब कुछ बदल देने की बात हो रही थी। और फिर वो दिन आया, 21 जनवरी 1793। राजा लुई 16वें को हजारों लोगों के सामने गिलोटीन से मार दिया गया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। इस एक पल ने फ्रांस को उसकी हजारों साल पुरानी राजशाही से हमेशा के लिए अलग कर दिया और उसे एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक बना दिया। इसके बाद जो दौर आया, उसे इतिहास आतंक के शासन के नाम से जानता है। ये 1 साल डर, शक और भयानक हिंसा का दौर था। रोबेस्पियर के नेतृत्व में क्रांति के दुश्मनों के नाम पर हजारों लोगों को बिना ठीक से मुकदमा चलाए गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस आज़ादी के लिए क्रांति शुरू हुई थी, उसी आज़ादी का गला घोटा जा रहा था।
इस भयानक हिंसा के दौर के बावजूद क्रांति ने जो बदलाव किए उनका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल ने आखिर फ्रांस और बाकी दुनिया को किस तरह से बदल दिया। राजनीति तो हमेशा के लिए बदल गई। फ्रांस में राजा की असीमित ताकत का खेल खत्म हो गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक बड़े देश को बिना राजा के एक गणतंत्र के तौर पर भी चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा आइडिया था जनता की संप्रभुता का। मतलब असली पावर राजा या सरकार में नहीं बल्कि देश के लोगों में है। और यहीं से देश के लिए प्यार और गर्व की भावना यानी आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। समाज के स्तर पर भी जबरदस्त बदलाव हुए। वो जो हजारों साल पुरानी सामंती व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। अब जन्म के आधार पर किसी को कोई खास अधिकार नहीं मिलने वाले थे। कानून की नज़र में सब बराबर थे। और इन सबसे ऊपर लोकतंत्र और उदारवाद के विचार पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गए। फ्रांसीसी क्रांति की गूंज सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। इसने पूरी दुनिया में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों को प्रेरणा दी। और हाँ, इसी क्रांति की कोख से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने आने वाले सालों में युद्ध करके पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल डाला। ये वाकई एक ग्लोबल इवेंट था। लेकिन इतिहास की कोई भी कहानी सिर्फ अच्छी या सिर्फ बुरी नहीं होती। आज़ादी की इस महान गाथा में भी कुछ गहरे विरोधाभास थे, कुछ स्याह पन्ने थे। चलिए अब जरा उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आज़ादी की एक 100% निखुंद जीत थी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्रांति के ऊंचे ऊंचे आदर्श और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला था। इस जीत की अपनी सीमाएं थी। क्रांति के नाम पर भयानक हिंसा हुई, देश में सालों तक अस्थिरता बनी रही, आतंक के राज में तो तानाशाही की सारी हदें पार कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल, ये जो बराबरी और आज़ादी के नारे थे वो महिलाओं के लिए नहीं थे। फ्रांसीसी कॉलोनियों में गुलामी भी जारी रही। मतलब क्रांति अपने ही बनाए हुए उसूलों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या फ्रांसीसी क्रांति इतिहास का एक ज़रूरी मोड़ था जिसने पुराने सिस्टम को तोड़कर आधुनिक दुनिया का रास्ता बनाया, या फिर ये एक चेतावनी भरी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे अच्छे से अच्छे आदर्श भी हिंसा और तानाशाही का रूप ले सकते हैं? शायद इसका जवाब आज भी हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं।